नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 18 जुलाई और पार्ट 1 में हम लोग जो है 3 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बचे हुए 3 आर्टिकल्स को पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। अब बचे हुए जो हमारे 3 आर्टिकल हैं उनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड। इसको डीपीडीपी बिल भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रॉब्लम क्या है ये कि इसमें जो है कुछ 2 प्रोविज़न ऐसे किए गए हैं जो आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन करते हैं उसके सेक्शन 8 को लेकर के। और संशोधन क्या करते हैं वो इस स्तर तक जाते हैं कि सेक्शन 8 में आरटीआई एक्ट के क्या है कि उसमें जो है कुछ प्रोहिबिशंस बताए गए हैं, कुछ निषेधात्मक क्लॉज हैं जो ये बताते हैं कि राज्य या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर जो भी अथॉरिटी है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है सिटीजन्स को, वो अथॉरिटी कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएगी। दूसरा जो उसका अंतिम क्लॉज है ऐसा है कि आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 1 में ए से लेकर के जे तक कुछ प्रोविज़न है, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे। तो जो जे प्रोविज़न है लास्ट पॉइंट ऑफ द सेक्शन 8 क्लॉज 1 जो है उसमें ये बोला गया है कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी सिटीजन को नहीं दी जाएगी अगर वो किसी हाईली पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती है। तो मीन्स कुल मिला के ये है कि अगर आप किसी क्वेरी को या फिर आप कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो एटलीस्ट कम से कम जो है अथॉरिटी को या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये जस्टिफाई तो कम से कम आज करना पड़ता है कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट से कहीं भी रिलेट नहीं करती है, ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम आपको ये नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो डीपीडीपी बिल है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें जो अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे आरटीआई एक्ट में उसमें क्या है कि पूरे जो जे क्लॉज है इस जे क्लॉज को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। मीन्स पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा कि किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई जो है वो नहीं मांग सकता है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन से बिलोंग करती है तो जो डीपीडीपी बिल है वो पर्सन की डेफिनेशन को भी जो है आगे मॉडिफाई कर रहा है। और पर्सन की डेफिनेशन में जो है वो कंपनी हो सकती है, स्टेट हो सकता है और इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तीनों को ही जो है पर्सन की डेफिनेशन में जब शामिल करेगी तो राइटर का मानना ये है कि जो बिल है डीपीडीपी बिल, ये डीपीडीपी बिल जब आरटीआई एक्ट को संशोधन कर देगा तो ये आरटीआई एक्ट जो है ये बहुत मुश्किल से जनता को एम्पावर करने के लिए लाया गया था। और इसके आने के बाद वास्तव में जैसे आप देखते होंगे लोकतंत्र में कहते हैं ना जनता का शासन है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। तो ये आरटीआई एक्ट जो है ये जनता को इस बात का अनुभव कराता था कि वही वास्तव में इस डेमोक्रेसी के रूलर हैं। और जब आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगा डीपीडीपी बिल के थ्रू तो फिर जनता वास्तव में जो है रूलर की भूमिका में एक बार फिर से नहीं रह जाएगी। तो इसी को लेकर के ऑथर ने जो है ये लिखा है आर्टिकल, इसको देख लिए। कहते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मानसून सत्र में संसद में रखने का प्रस्ताव पास कर दिया है और इसको 2022 में दिसंबर 2022 में पब्लिक ओपिनियन के लिए ड्राफ्ट को एक बार बाहर लाया गया था। लेकिन फाइनली अब जब प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो इसके पहले जो है अब इसको विचार के लिए, पब्लिक के ओपिनियन के लिए बाहर नहीं रखा गया है। और अगर इसमें जो उस समय लाया गया था तो जो प्रोविज़न्स थे आज भी अगर वही प्रोविज़न्स बना के रखे हुए हैं तो फिर बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है डेमोक्रेसी को। मीन्स डेमोक्रेसी एक बार फिर से काफ़ी पीछे जाने वाली है। कहते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, ये बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ था दुनिया में जो कि सिटीजन्स को एम्पावर करता था और उनके प्रैक्टिकल रोल को रिकॉग्नाइज़ करता था एज द रूलर्स एंड ओनर्स ऑफ इंडिया, जैसा कि लोकतंत्र की परिभाषा में होता है। उसके बाद कहते हैं कि ये बड़े ही संघर्षों के बाद आया था। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जो है ग्रामीण क्षेत्र, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से ही संस्था थी, तो इसने बड़ा संघर्ष किया और इसके संघर्ष के थ्रू 2004 में जाकर के जो है आरटीआई एक्ट का ड्राफ्ट बनाया गया
और 12 अक्टूबर 2005 से जो है आरटीआई एक्ट को लागू किया गया और इसे बनाने के लिए जो है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई थी। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी, याद रखिएगा। कहते हैं कि इसकी जो प्रियम्बल है, इसकी जो प्रस्तावना है इस एक्ट की, बहुत ही शानदार तरीके से जो है बोलती है दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन द अफेयर्स ऑफ देयर गवर्नमेंट सो दैट दे कैन होल्ड इट अकाउंटेबल एंड कर्ब करप्शन। इट हार्मोनाइज्ड द नीड फॉर एन एफिशिएंट गवर्नमेंट वाइल प्रिजर्विंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इसकी प्रस्तावना कहती है कि जो सिटीजन्स हैं उनको पर्याप्त सूचना होनी चाहिए और सरकार से जुड़े मामलों में अधिकतम पारदर्शिता जो है सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जो सरकार को वो जिम्मेदार बना सकें और अगर कहीं पे भ्रष्टाचार है तो उसको ख़त्म कर सकें। और कहते हैं कि इससे एक क्षमतावान सरकार का जन्म होगा और साथ में जो आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो भी प्रिजर्व होते रहेंगे, जो आदर्श हैं लोकतंत्र के वो भी प्रिजर्व होते रहेंगे। उसके बाद कहते हैं कि इसे जो है सिटीजन्स ने बहुत अच्छी तरीके से अपनाया और इसका इस्तेमाल किया। ठीक ऐसे इस्तेमाल किया, लाइक ए फिश टू वाटर, जैसे किसी मछली को पानी में छोड़ दिया जाए। तो मतलब कहने का इनका ये है कि हर तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का सिटीजन्स ने प्रयास किया। उसके बाद कहते हैं कि 10 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर टू प्रिवेंट हार्म टू सर्टेन इंटरेस्ट एंड टू इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये 8वां सेक्शन जो है इसमें 10 तरीके की कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो रिलीज़ नहीं की जा सकती हैं, ताकि जो है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली चलती रहे और किसी तरीके से दिक्कत ना हो। आउटलाइंड इन सेक्शन 8(1) विद द 10 सबसेक्शंस फ्रॉम ए टू जे। आगे कहते हैं कि सेक्शन 8(1) विच एग्जाम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पब्लिक एक्टिविटी और विच इज़ एन इन्वेजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स ये कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी वायलेट होती है या फिर जो है पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद में जो है अंत में आप देखिए कि कहते हैं कि देखिए ये जो एग्जम्पशन दिया गया है, तो अभी जब इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वैसे भी जो है इन्फॉर्मेशन देने से पहले पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो किसी न किसी तरीके का जस्टिफिकेशन दे ही देते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि जैसे किन किन मामलों में जो है वो लोग कह देते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपको नहीं दी जा सकती है। तो कह रहे हैं कि जैसे एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ IAS ऑफिसर्स मांगी जाए तो वो कह देते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अगर डिटेल्स ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फंड्स मांगा जाए तो कह देते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अगर प्राइम मिनिस्टर फंड के बेनिफिशरीज का नाम मांगा जाए तो कह देते हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इवन कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट या फिर जो घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब इनरोल्ड हैं लेकिन वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की डिटेल मांगी जाए तो कह देते हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सिलेक्शन फॉर जॉब्स एंड नॉन कन्फर्मेंस टू रूल्स एंड लॉज, अगर सिलेक्शन में कहीं पर नियमों का उल्लंघन हुआ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो भी कह देते हैं कि ये स्टेट क्या इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। या फिर डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स कंपेयर टू डिक्लेयर्ड इनकम, जो इनकम डिक्लेयर्ड की है किसी ने अपनी और मांगा जाए कि उसकी इनकम की डिटेल दे दीजिए तो भी मना कर देते हैं। तो ऐसे करके 10 मुद्दे उन्होंने गिनाए कि इन मुद्दों पर जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स या जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो वैसे भी इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं। अब इसके बावजूद जब ये प्रोविज़न पूरी तरीके से हटा ही दिया जाएगा, हर तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एग्जेम्पशन पूरी तरीके से दे दिया जाएगा, तो फिर आरटीआई एक्ट का मतलब ही क्या रह जाएगा जनता के लिए, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कम से कम अभी तक इतना तो था कि अगर कभी कोई ईमानदार पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता था तो वो कभी कभी जो है इन्फॉर्मेशन सर्व भी कर देता था सिटीजन्स को। और उसके बाद लास्ट में बोलते हैं कि द प्रपोज्ड बिल डिफाइंस द टर्म पर्सन वेरी वाइडली टू इंक्लूड इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड द स्टेट। अब जो पर्सन की डेफिनेशन को शामिल, मीन्स पर्सन की डेफिनेशन को जो बदलने जा रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज और स्टेट ये सारे को एज ए पर्सन शामिल किया जाएगा। और इस तरीके से आरटीआई वुड बिकम ए राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन, और ये आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंडरिंग इट एन इनइफेक्टिव टूल। और इस तरीके से ये पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो जाएगा। जिस पर्पज़ से आरटीआई एक्ट लाया गया था वो पर्पज़ ही ये फर्दर सर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए डीपीडीपी बिल जो है अब अभी देखिए पब्लिक में ड्राफ्ट जो है ओपिनियन के लिए रखा नहीं गया है, तो अब जब आएगा मानसून सत्र में संसद में तब पता चलेगा कि क्या है वास्तव में उसमें। अभी तक जो है ऐसे प्रोविजंस रखे गए, अमेंडमेंट रखे गए हैं या
नहीं रखे गए हैं। फिलहाल जो है लास्ट में जो ऑथर हैं वो कहते हैं इन 18 ईयर्स नो हार्म हैज़ कम टू एनी नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट, कि पिछले 18 सालों में किसी नेशनल या पर्सनल इंटरेस्ट को अभी तक तो कभी कोई खतरा हुआ नहीं आरटीआई एक्ट से। लेकिन अब जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट हैं डीपीडीपी बिल के आरटीआई एक्ट में, इनकी वजह से आरटीआई एक्ट को और डेमोक्रेसी को खतरा ज़रूर आ गया है। उसके बाद हम लोग अपने अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो डिस्प्यूट सेटलमेंट्स को लेकर के है। देखिए, भारत और अमेरिका संबंधों में जब अभी भारतीय प्रधानमंत्री जो अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो उस समय जो है जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ वहाँ पे, उस जॉइंट स्टेटमेंट पे एक पॉइंट ये भी था कि हमारे जो 6 मामले WTO में लंबित थे, उन 6 मामलों को जो है हम लोग आपसी बातचीत, आपसी समझ के आधार पर सुलझा लेंगे। तो उन्हीं समझौतों को लेकर के ऑथर की ओपिनियन है कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और WTO के बाकी जो देश हैं जो WTO में मेंबर कंट्री हैं और भी, उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 2019 से WTO की जो अपीलेट बॉडी है वो इनएक्टिव पड़ी हुई है। उसमें जो है केवल 2 मेंबर रह गए, जबकि 7 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर रिक्रूट ही नहीं किए गए। USA ने उसमें मेंबर्स को रिक्रूट ही नहीं होने दिया। और कैसे रिक्रूट नहीं होने दिया? क्योंकि WTO की जो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म है, तो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म का ये हिस्सा है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस के बेस पर लिए जाते हैं, मीन्स सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। तो जब रिक्रूटमेंट की बारी आती है तो USA जो है सर्वसम्मति में सम्मति देता ही नहीं है। तो फिर जो है अपीलेट बॉडी में बाकी के जो 5 मेंबर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पाया और एक एक करके धीरे धीरे करके सबका जो है जो टर्म था, जो कार्यकाल था, वो समाप्त होता गया और पूरी तरीके से अपीलेट बॉडी जो है वो इनएक्टिव हो गई। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में जो 6 मामले लंबित थे, वो 6 मामले जो है सुलझा लिए हैं। तो उसमें से सुलझाने के किस तरीके से सुलझाएं, इस पर ऑथर बात करते हैं। तो कहते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो है 2 विवाद थे और एक इंडिया का जो नेशनल सोलर मिशन है, तो नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत आप देखेंगे कि कुछ जो है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स होती, मीन्स जैसे हमें कोई कहीं प्लांट लगाना है तो उसके लिए हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो उन ज़रूरतों को लेकर के जो सामान हमें चाहिए, उन सामानों को लेकर के जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस को लेकर अमेरिका को आपत्ति थी। दूसरा, ऐसे ही जो है वहाँ पर भी कुछ इशूज़ थे अमेरिका के रिन्यूएबल सेक्टर में, तो उनको लेकर के भारत को आपत्ति थी। तो राइटर कहते हैं कि दोनों ही देशों ने अपनी अपनी नीतियों में परिवर्तन करके, अपने रूल्स एंड लॉज में परिवर्तन करके इस तरीके के मामलों को पहले ही सुलझा लिया। और ये जो है कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस है, मीन्स राजनीतिक संवेदनशीलता है कि आप जो है नीतियों में परिवर्तन करके अपने जो विवाद हैं, व्यापारिक विवादों को सुलझा लें। उसके बाद आगे आते हैं, कहते हैं कि इसके अलावा भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम्स को लेकर के भी अमेरिका को कई आपत्तियां थीं। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंसेशंस मिलते हैं कंपनियों को टैक्सेशन से, उनको लेकर के आपत्तियां थीं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स जो भारत की थीं, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, तो उन स्कीम्स को लेकर के आपत्ति थी। देखिए, व्यापार में आपत्ति केवल तभी होती है जब ओपन मार्केट में कंपटीशन इम्पैक्टेड होता है। अब चक्कर क्या है कि जैसे सपोज करिए कि अपने देश की कंपनी को वरीयता देने के लिए सब्सिडी दे दी आपने और दूसरे देश की कंपनी आ रही, उसके ऊपर आपने जो है कोई एडिशनल ड्यूटी लगा दी, तो फिर वो जो है आपके साथ मार्केट में कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा, उसका रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के ये WTO एग्रीमेंट्स के इस तरीके की चीज़ें खिलाफ है। कुछ ऐसा नहीं कि आप लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप अपना मनमाना सेफ गार्ड मेजर कह के जो है, मीन्स हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मार्केट की सुरक्षा के लिए, अपनी भारतीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आगे ऑथर कहते हैं कि इसके अलावा जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा था वो था US का ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962। तो जो US का ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 है, इसमें 232 टैरिफ की व्यवस्था है और जो 232 टैरिफ थे, तो उसमें भारत जब बहुत से सामान अपने जो एक्सपोर्ट करता था, तो अपने एक्सपोर्ट करने वाले सामानों पर जो है वहाँ जाकर के टैरिफ लगता था और टैरिफ लगने की वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे वो वहाँ अमेरिका के मार्केट में इनकॉम्पिटेंट हो जाते थे। तो इसलिए इंडिया को जो US ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के 232 टैरिफ थे, इनसे प्रॉब्लम थी। इनको लेकर के जो है WTO की अपीलेट बॉडी में एक विवाद चल रहा था। दूसरा, इसी के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि भारत ने भी फिर क्या किया बदले में, जब अमेरिका ने अपने 232
आप देखिए, एक तो ये 232 टैरिफ लगे हुए थे, दूसरा अमेरिका ने एक चीज़ और कर रखी थी कि पहले से ही एक तो 70% टैक्स, जब स्टील हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, तो पहले से ही 70% जो है वो टैक्स उस पर इम्पोज होता है, मीन्स जो कस्टम ड्यूटी है वो उस पर लगती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम पे 80% कस्टम ड्यूटी लगती है। अमेरिका ने क्या किया था कि भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पे रिस्पेक्टिवली जो है 25% और 10% की एडिशनल ड्यूटी भी लगा रखी थी। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि स्टील के ऊपर 25% एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी और एल्यूमिनियम के ऊपर एडिशनल 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रखी थी, ताकि बिल्कुल पूरी तरीके से जो है भारत का स्टील और एल्यूमिनियम जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाए। तो कहते हैं कि लेकिन अब बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका ने अपने इस मामले को सुलझा लिया है। और अमेरिका, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ने जो है एक दूसरे को किसी तरीके का प्रेफरेंस दिया हो। कहते हैं कि प्रेफरेंस नहीं दिया, अमेरिका ने केवल जो है जो एडिशनल ड्यूटी लगा रखी थी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% और 10% की, इस ड्यूटी को ख़त्म कर दिया है। बाकी जो 70% टैक्स में कस्टम ड्यूटी लगती थी इस पर, स्टील पर, और जो 10% ड्यूटी लगती थी एल्यूमिनियम, वो सॉरी 80% जो कस्टम ड्यूटी लगती थी एल्यूमिनियम पर, ये दोनों यथावत बनी रहेंगी। जो केवल एडिशनल ड्यूटी थी 25% और 10% की, उसको हटा दिया है। और कहते हैं कि बदले में भारत ने भी जो है अमेरिका को उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लौटाते हुए जो 8 प्रोडक्ट थे, उन 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन के अकॉर्डिंग जो रेट्स अप्लाई होते हैं वही रेट अप्लाई होंगे। क्योंकि इंडिया ने भी जो है यूएसए के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के ऊपर एडिशनल ड्यूटी बदले में लगा दी थी। जब भारत के स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर अमेरिका ने एडिशनल ड्यूटी लगाई, तो भारत ने अमेरिका के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगा दी थी। और इसके अलावा जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर जो है उनके 8 प्रोडक्ट्स को अब भारत ने भी जो है उन पर जो सिंपल अप्लाइड रेट रहते हैं वो सिंपल अप्लाइड रेट अप्लाई किए जाएंगे। तो कहते हैं कि इस तरीके से दोनों ही देशों ने आपस में जो अपने मामले सुलझा लिए हैं। तो सेटिंग डिस्प्यूट्स इन ऑल 6 केसेस सोज ए प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये एक बड़ी व्यवहारिक पहल है। और ऑन द पार्ट ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो 2 मजबूत व्यापारिक साझेदार हैं उनके बीच में ये बहुत ही व्यवहारिक पहल थी। और उन्होंने एक दूसरे के जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं उनको फाइनली जो है एक्सेप्ट किया और अपने विवादों का समाधान किया, और साथ ही में अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करने का इम्पोर्टेंस जो है उसको महसूस किया। उसके बाद आगे कहते हैं कि इसी के साथ में भारत अमेरिका संबंधों के बीच में एक नया अध्याय खुलता है। और जिस तरीके से दोनों देशों ने अपने विवादों को सुलझाया ये अनप्रेसिडेंटेड था, मींस ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो है ग्रेटर यूज ऑफ डिप्लोमेसी और बाइलेटरल निगोशिएशंस, आई मीन द्विपक्षीय वार्ता और कूटनीति का बहुत ही ग्रेटर यूज माना जाएगा इसको। और इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकली आगे भी फर्दर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस डिसीजन से जो है इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और साथ ही में WTO के मेंबर्स के लिए जो है ये एक टेम्पलेट की तरह, एक सांचे की तरह, एक प्रेरणा की तरह काम करेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आज के आखिरी अंतिम आर्टिकल पर। और ये देखिए, ये सिविल कोड को लेकर के आर्टिकल है। तो इसमें यहाँ पर जो है ऑथर स्टार्ट करते हैं कि जो 22वां लॉ कमीशन है उसने प्रपोजल मांगे जनता के बीच से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। और इंडिया ने लेकिन कभी भी जो है, ये देखिए यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि हम जिन पर्सनल लॉज को लेकर के जो 22वां लॉ कमीशन ओपिनियन मांग रहा है, वास्तविकता तो ये है कि इन पर्सनल लॉज पर इंडिया ने तो कभी जो है विचार किया ही नहीं। क्योंकि ये जो पर्सनल लॉज हैं इनका डेवलपमेंट, देखिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में के वीडियो में हम लोगों ने जो सोशल इश्यूज़ में डिस्कस किया था, हमने क्लियरली डिस्कस किया था वहाँ पे कि जो पर्सनल लॉज हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आपने देखा था कि पर्सनल लॉज का डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू होता है 1856 से। और 1856 से धीरे धीरे करके जो है पर्सनल लॉज डेवलप होते होते फाइनली हिंदू कोड बिल 1956 के रूप में 4 टुकड़ों में पारित होकर के आता है। तो इस तरीके से जो पर्सनल लॉज हैं वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम से चलते आ रहे हैं। ऑथर का कहना ये है कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम में केवल किसी ऐसे ही किसी पादरी या फिर कोई धार्मिक विद्वान किसी को चुन करके ब्रिटिशर्स ने चाहे तो धार्मिकता को देखकर उसके भय के कारण ये पर्सनल लॉज डेवलप किए हों, या फिर उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ये जो है लॉज डेवलप किए हों। कुल मिला के फाइनली हुआ इतना कि एक किसी पादरी या फिर धार्मिक व्यक्ति से
थोड़ी बहुत सलाह करने के बाद उन्होंने जो है हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए पर्सनल कोड्स को डेवलप कर दिया। फिर फर्दर जो है आगे कहते हैं कि वास्तव में आप कभी पर्सनल लॉज पे अगर विचार करेंगे तो पर्सनल लॉज जो हैं तो ये हैं कुछ नहीं, केवल भारतीय संस्कृति में इनके कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी पर्सनल लॉ उठा के देख लीजिए तो पैट्रियार्कियल फ्रेमिंग जो है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो है तीनों उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि आप जो है हिंदू परिवारों में देखिए तो जो पुरुष है, पुरुष ही कर्ता धर्ता होगा उस परिवार का, तो वहाँ पर महिला जो है वो मीन्स पुरुष डोमिनेंट कंडीशन में रहता है और महिला जो है वहाँ पर मीन्स वुमेन के राइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं कराए जाते। दूसरा उसके बाद कहते हैं अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करें तो आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को अगर मुस्लिम तलाक मिल गया है तो फिर जो है उसे गुजारे भत्ते का अधिकार नहीं है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो वीमेन के राइट्स को जो है दबा दिया गया है। फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ तक कि कुछ जो सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैं, जो कुछ जनजातियाँ हैं, उनमें आप देखेंगे तो वो जनजातियों में ये है कि महिला जो है वो किसी भी तरीके से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकती, मीन्स अपने पूर्वजों की संपत्ति पर भविष्य में उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकती या उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कहते हैं और इससे भी ज़्यादा पारसी वुमेन के लिए अगर आप देखेंगे कि अगर वो अपनी कम्युनिटी के बाहर किसी से शादी कर लेती है तो उसे कम्युनिटी से ही पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंगल आप देख लीजिए तो हकीकत ये है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, सारे पर्सनल लॉज जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। और साथ में कहते हैं कि उसके बाद रही बची एक कम्युनिटी LGBT जो आती, जिसके लिए अभी तक कहीं कोई पर्सनल लॉ नहीं बना है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसे कभी जो है समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना ही नहीं। उल्टा उनकी जो गतिविधियाँ थीं तो उन गतिविधियों को क्रिमिनलाइज्ड माना। जैसे आपने देखा होगा ना, आर्टिकल 377 को स्ट्राइक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेम सेक्स मैरिजेस के रिगार्डिंग। तो सेम सेक्स मैरिजेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनलाइज कर दिया था और उन्होंने इन्हें जो है फ्लोटसम और जेटसम मीन्स बेकार की चीज़ें समझा। ये फ्लोटसम और जेटसम का मतलब आप समझिए, जैसे जहाज़ पे क्या होता है कि अगर जहाज़ जब डूबने लगे पानी में तो जो चीज़ें लगता है कि ये फालतू हैं, इनको उठा उठा के फेंक दो ताकि जहाज़ हल्का हो जाए, उनको कहते हैं फ्लोटसम एंड जेटसम। ठीक है, तो LGBT को तो अंग्रेज़ों ने फ्लोटसम और जेटसम समझा, ये ऑथर कहना चाहते हैं। उसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कि अपोजिशन जो कि भागता है इसको बचाने के लिए डाइवर्सिटी के नाम पर, कि इंडियन डाइवर्सिटी है और ये जो है इतनी संस्कृतियों का ख़त्म हो जाएगा, सारी जो बहुलता है हमारी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये बहुलता जो जिस बहुलता या जिस विविधता को ख़त्म होने की बात कह रहे हैं, जिसे बहुत पवित्र मानते हैं ये, तो वास्तविकता ये है कि अगर इस बहुलता की बात करें तो कास्ट सिस्टम भी तो जो है इसी बहुलता का प्रतीक थी। लेकिन जब संविधान बना तो कास्ट सिस्टम को तो उस समय तुरंत पूरी तरीके से कूड़े करकट की तरह निकाल के ख़त्म कर दिया गया। तो फिर महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो है पर्सनल लॉज में इस तरीके के संशोधन से क्या समस्या है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो मैटर ऑफ डाइवर्सिटी है, वास्तव में ये डाइवर्सिटी जो है वो केवल बेस्ड ऑन रिलीजन है, मीन्स केवल धार्मिक आधार पर ही ये विविधता दिखाई देती है। जिस विविधता की ये प्रशंसा करते हैं इसका धर्म केवल आधार है। और ये कहते हैं कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राजनीतिक विज्ञानी है, प्रताप भानु मेहता, उनके कथन को याद करते हैं। कहते हैं इंडिया वॉज नॉट कंसीव्ड ऑफ एज ए फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स। कहते हैं कि इंडिया जो है इसको फेडरेशन ऑफ रिलीजन नहीं समझना चाहिए। तो जो डाइवर्सिटी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रिटिसाइज़ करने का काम करते हैं जो लोग, तो वो एक तरीके से इंडिया को फेडरेशन ऑफ रिलीजन समझ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय ये बोला था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब भारत के लिए पॉलिटिकल अरेंजमेंट की बात की जा रही है तो धर्म को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है। मीन्स इसमें क्या दिक्कत है कि अगर लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी के बेसिस पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी के, इनके बेसिस पे अगर पर्सनल लॉज को भी कर दिया जाए तो इसमें समस्या क्या है। उसके बाद वो कहते हैं कि वास्तविकता ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाती है तो दिस वुड हैव द मेरिट ऑफ बीइंग सेक्युलर। एक्चुअल में जो है हमारा जो देश है वो सेक्युलर हो जाएगा इन कीपिंग विद द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में भारतीय संविधान जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता की बात करता है वैसा ठीक ठीक धर्मनिरपेक्ष जो है हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। उसके बाद कहते हैं
कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के हेड हैं, जिन्होंने खुद को ही हेड बना लिया है, इन्होंने साझा तौर पर जो क्रिटिसाइज़ करने के लिए या सिविल कोड को रजिस्ट करने के लिए जो इस बात से लगकर बैठे हैं कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम जो है वो समाप्त हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से, तो इन्हें ये बात समझानी पड़ेगी कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो फेथ इन वंस चॉइस है, फेथ ऑफ वंस चॉइस है। मीन्स आप किस भगवान को मानते हैं, आप किस पूजा पद्धति को मानते हैं, या आपका क्या विश्वास है ईश्वर के बारे में, तो सिर्फ इस विश्वास का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से होता है, ना कि महिलाओं को अधिकारों को दबाना जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो ऑथर यहाँ कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वास्तव में केवल धार्मिक स्वतंत्रता को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ तारतम्यता में लेकर के आएगी। उसके बाद कहते हैं कि आप देखिए उदाहरण के तौर पे कि जैसे दलितों को मंदिर के अंदर जाना मना था, महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल के अंदर जाना मना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि सबरीमाला टेम्पल के अंदर जो महिलाएं हैं वो जा सकती हैं, या मंदिर में जो है जो अवर्ण हैं उन अवर्णों को या जिन्हें आप शूद्र कह के मंदिर में नहीं घुसने देते हैं उनको मंदिर में जाना अलाउ रहेगा। तो कहते हैं कि यहाँ किसी का जो रिलीजियस फेथ है उसको कहाँ चोट लगी, रिलीजियस फेथ को चोट नहीं लगी। यहाँ पर जो है वास्तव में जो रिलीजियस फेथ था वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सेट हो गया कि आप किसी के साथ में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जो सबके फंडामेंटल राइट हैं उन्हें भी उनकी जो है रिलीजियस फेथ्स को पूरा करने का अधिकार होना चाहिए। भाई एक तरफ आपको मंदिर में जाने से अच्छा लगता है, आपका रिलीजियस फेथ है भगवान में, जब दूसरा भाई मंदिर में जाना चाहता है अपने रिलीजियस फेथ के साथ तो आप जाने नहीं देते हैं। उसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि आप जहाँ एक तरफ देखेंगे कि शादी की बात को लेकर के कि जैसे मुस्लिम धर्म में जो है पॉलीगैमी अलाउड है, तो कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में ही केवल पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, बहुत सारे ट्राइब्स हो गई या फिर जो है कुछ हिंदू सेक्टर्स भी ऐसे हैं या कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुओं में भी बाईगैमी और कहीं कहीं जो है मुस्लिम से ज़्यादा शादियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शादी का इशू जो है केवल मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद आगे कहते हैं ऑथर कि वास्तव में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से होगा सिर्फ इतना कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को उनके अधिकार पूरी तरीके से मिल जाएंगे। इसमें कहीं किसी का जो रिलीजियस फेथ है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो धार्मिक विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, या फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये किसी भी प्रकार से किसी की बाधित नहीं होगी। बस महिलाओं को उनके अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उनके अधिकार मिल जाएंगे उनको। दूसरा, जो वर्ग बहुत लंबे समय से मीन्स व्यवस्था के आरंभिक काल से LGBT छूटा चला आ रहा है, वो छूटा समुदाय भी उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल हो जाएगा। कहते हैं कि अगर इस नज़रिए से देखें कि सबका अपना अपना पर्सनल लॉज है, तो फिर ऐसे जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है, आर्टिकल 377 को 2018 में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब LGBT भी अपने लिए पर्सनल लॉज बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो फिर एक नया पर्सनल लॉ जो है समाज में मुँह उठा के खड़ा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वास्तव में सिविल कोड के आने से जो LGBT सेक्शन है उस LGBT सेक्शन को भी सिविल पार्टनरशिप, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन में बराबरी का मौका मिलेगा। और इसलिए हमें जो UCC है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे रिलेटेड बहस को हिंदू मुस्लिम बाइनरी तक कन्फाइंड नहीं करना चाहिए, सीमित नहीं करना चाहिए। मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को केवल हिंदू मुस्लिम ऐसे बाइनरी दृष्टिकोण से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में और भी बहुत बड़े बड़े सेक्शंस हैं, जैसे LGBT हो गए, ट्राइबल्स हो गए, वीमेंस हो गई, वीमेन हो गई। तो ये 3 सेक्शन बहुत बड़े सेक्शन है भाई। वीमेन की आबादी तो 50% ऑफ द सोसाइटी है। तो आप देखिए कि इतने बड़े सेक्शन को आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पर्सनल लॉज के अंदर कवर ही नहीं होती। अगर मान लीजिए कि 49.7% आबादी दुनिया में इस समय, मीन्स अगर आप भारत में जो है देखेंगे आबादी महिलाओं की, तो भी नियर अबाउट 50% के आस ही पास होगी। तो 50% आबादी को तो जो है आज तक फंडामेंटल राइट्स मिल ही नहीं पाए। उसके बाद LGBT कम्युनिटी हो गई, उसके बाद ट्राइबल सेक्शंस हो गए। तो वास्तविकता तो ये है कि पर्सनल लॉज जो हैं वो आधे से कम कम्युनिटी को जो है सर्व करते चले आ रहे हैं, और बाकी जो है बहुत सारे लोगों के राइट्स मारे जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से
होगा कुछ नहीं, और होगा सिर्फ क्या, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1947 का एक स्टेटमेंट याद करते हैं, यहीं से कंक्लूड करते हैं ऑथर कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैड इन ए मैसेज टू द नेशन स्टेटेड दैट द टास्क बिफोर इंडिया वाज टू क्रिएट सोशल, इकोनॉमिक and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman। तो इसमें मैन तो ठीक है, लेकिन वुमेन के साथ जो है किसी मीन्स हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते तो हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पावर किसी को देना, इसको आप एम्पावर करना नहीं कह सकते हैं। एटलीस्ट जब वो जो सोसाइटी का आधा पार्ट हो, मीन्स हमें अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हर पहलू पर उनकी बराबरी के साथ ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में जो है उनके अधिकारों को या फिर किसी भी सेक्शन के अधिकारों को ऐसे नकारा नहीं जा सकता है। नो सोशल क्लीवेज हैज़ बीन इमेजिन्ड इन दिस विज़न। मीन्स ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट्स था कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन को फुलनेस यानी पूर्णता की ओर ले जाएंगे और इंश्योर जस्टिस और उनके जीवन में न्याय को सुनिश्चित करेंगे हर पुरुष और महिला के साथ, हर पुरुष और स्त्री के साथ। तो ये स्टेटमेंट में जो किसी तरीके की दरार या किसी तरीके की ऊंच नीच की बात नहीं दिखाई दे रही है, वही यूसीसी के आने से पूरा हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सिविल कोड वुड बी ए स्टेप इन दैट डायरेक्शन। और इसी के साथ में जो है आज के हमारे सारे आर्टिकल्स का डिस्कशन समाप्त होता है। नमस्कार। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप जो है अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं, और लगातार जो है अपनी कंसिस्टेंसी को ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए एक दिन का भी गैप जो है वो कब आपको भारी पड़ जाएगा आप समझ भी नहीं सकते। देखिए आज ही जो है 7 आर्टिकल हो गए डिस्कस करने के लिए। तो चलिए ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद है और लगता है आपको जो है उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।